बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मशहूर व मारूफ किताब इन द लाइन ऑफ फायर या सबसे पहले पाकिस्तान, उसमें से एक दो सफ़े सुनाऊंगा और फिर आप देखेंगे कि ये शेर जवान किस तरह 3.5 घंटे में मुल्क पर कब्जा करते हैं, लेकिन अपने मुल्क पे। ये क्लियर कर दूं, ये दिलचस्प रुदाद आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा बड़ी बढ़के मारी गई वो जो ख्वाजा सराय सियालकोट वाला फॉर्म 47 वाला एक बुजुर्ग खातून से हारने वाला बेशरम और गलीज इंसान ख्वाजा आसिफ और समधी इसाक डार ने कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करे, वो किस तरह आज अमरीकी सफ़ीर का जाकर उन्होंने पिछवाड़ा एरियल से धोया, बड़ा मांझा कि जी वो तो हम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे थे, वो आपको बताना है। इसके अलावा आज एक मोअज़्ज़िज़ जज हैं पंजाब हाई कोर्ट के, उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया है, वो लतीफ़ा भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में बिल आखिर अमेरिका से डॉलर्स मांग लिए गए ऑपरेशन के लिए। जो अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर है मसूद खान, ये साबिक़ा सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, तो उन्होंने हस्ब ज़ायक़ा हस्ब मामूल वो हथियार शथियार और कोई चाय पानी वो मांग लिया है अमेरिका से। बहरहाल पहले आपको बताता हूँ कि ख्वाजा आसिफ और इसाक डार ने ये नजम सेठी ने रिपोर्ट किया है। आपको पता है नजम सेठी पार्ट टाइम सहाफ़ी है, नजम सेठी पीसीबी का पार्ट टाइम चेयरमैन है, नजम सेठी कश्तियों में सैरिंग करता है नवाज शरीफ के साथ, और सुना है कि बड़े अच्छे पिछवाड़े धोता है, बिल्कुल कुछ भी गलादत नहीं रहने देता और बड़ा मांझ के धोता है। तो उसने कहा है कि ख्वाजा आसिफ और इसाक डार ने अवाम में तो बढ़ के मार ली कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, अमेरिका का कोई हक नहीं है। फिर ये भागे गए डेविड ब्लूम के पास। डेविड ब्लूम जो है वो पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं, और उनसे माफ़ियाँ शाफियाँ मांगी, उनके जो है ना जूते साफ़ किए, पता नहीं अब ज़ुबान से किए या मुंह से किए, बहरहाल उससे माफ़ी तलाफ़ी भी की। ये वो खंजीर नस्ल है ये वाली, ये अमेरिका को कहते थे कि तुम ड्रोन हमले करते जाओ। सबसे ज़्यादा जरदारी के दौर में हुए और दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ के दौर में हुए कि तुम ड्रोन हमले करते जाओ, हम ऊपर से मजम्मत करेंगे। ये वो खंजीर नस्ल है। तो कौमी असम्बली में तो इन्होंने वो एब्सोल्युटली नॉट इमरान की नकल करते हुए, लेकिन इमरान तो जो अंदर बात करता था वो बाहर बात करता था। उसने HBO के नुमाइंदे को कहा था एब्सोल्युटली नॉट, पूरी दुनिया ने सुना। तो इन्होंने भी वही बनने की कोशिश की कौमी असम्बली में। फिर इनको औकात याद आ गई कि हमारी औकात क्या है। ये ख्वाजा सरा कहता है अमेरिका वेंटिलेटर है हमारा, तो फिर भागे डेविड ब्लूम के पास गए। डेविड ब्लूम सुना है उस वक्त जो है ना वो बाहर निकले बड़ा छोटा करके, तो इन्होंने फिर दोनों ने एरियल पकड़े और काफ़ी जो है ना वो डेविड ब्लूम का, हालांकि वो धोते शोते नहीं हैं, वो टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दोनों ने कहा कि नहीं हमने धोना है आप जो है ना। फिर इन्होंने पिछवाड़ा धोया, डेविड ब्लूम का है भी लंबा चौड़ा, तो फिर वहाँ पर उन्हें काफ़ियाँ भी जाके पिलाई, चाय भी पिलाई, और ये इनकी टोटल कुल औकात है। ये इधर अवाम में बढ़ के और वो। और दूसरा पंजाब हाई कोर्ट के एक मोदी चीफ जस्टिस ने कहा है कि ISI वो वज़ीर आज़म के मातहत है और लिहाजा वो इसको जो है ना वो रेगुलेट करें। और इसकी और लतीफ़ा क्या है कि जी ISI शहबाज शरीफ के मातहत है। ये जो है ना ये मजेदार। अब ज़ाहिर है जस्टिस साहब तो जस्टिस साहब हैं, सादे हैं, कि वो शहबाज शरीफ के मातहत है ISI। और जो है ना ये यकीन करें शहबाज शरीफ ने खुद भी सुना होगा तो बड़ा शीशे के सामने चौड़ा हुआ होगा कि ISI मेरे मातहत है। ये तो पहली दफ़ा जो है ना वो शहबाज शरीफ ने भी सुना होगा। ये वो शख्स है जो चौधरी निसार के साथ बुरका पहन के, और फिर अहमद खान जो स्पीकर बना हुआ है कसूर वाला पंजाब असम्बली का, उसके साथ डिग्गी में छुप के जाता था। ये शख्स डिग्गी में, जिसकी वो कहता है कि कमर में दर्द है और ये डिग्गी में छुप के GHQ जाता था। और ये मुंह से कहता है कि 17 साल हो गए हैं मुझे मालिश करते, मुझे पालिश करते,
मुझे जो है ना वो धुलवाते हुए 17 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ, और इसको जज साहब कह रहे हैं कि ISI जो है वो इसके मातहत है। बहरहाल ये पाकिस्तान है, जज साहब ने असूलन तो ठीक कहा है, लेकिन शहबाज शरीफ का भी यानी वो विचले ज़राए बता रहे हैं कि बड़ा जो है ना वो हंसा है, खुश हुआ है, बाहर बाग में निकल गया है वज़ीर आज़म हाउस के, उधर जो है ना उसने कलाबादियाँ मारी हैं। क्या जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, बल्कि रिटन फैसले में कि ISI वज़ीर आज़म के मातहत है। तो सुना शहबाज शरीफ जो है वो काफ़ी इस पर खुश हुए और हम भी खुश हैं। इसके अलावा एज़ यूजुअल अमेरिका से हथियार छोटे मांग लिए गए हैं, और कौन से छोटे हथियार हैं आपको पता है, नोट भी छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे हथियार वहाँ पे अमेरिका में जो सफ़ीर हैं जो है वो मसूद खान, तो उन्होंने मांग लिए जी कि छोटे हथियार दिए जाएं, क्योंकि अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं वज़ीर दिफा कि हम दहशत गर्दों का पीछा करते करते अफगानिस्तान में भी कार्रवाई कर सकते हैं। सारी गेम को समझने की कोशिश करें, डॉट कनेक्टिंग करने की कोशिश करें। ये भी पहले दावा हुआ था कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो इन्होंने अमेरिका को कहा था कि आप निकल जाएं यहाँ से, आप अपनी धोती बचाएं, जो कुछ यानी इमरान के बाद में ना यहाँ पे हम जो मौजूद हैं, यानी वो जिस तरह अब तो मेरा ख्याल है नहीं है, या शायद किसी शहर में हो भी सी, जिस तरह वो किराए पे आप लोग साइकिल लेते थे, मोटरसाइकिल भी मिलते थे कि जी 15 रुपए 20 रुपए 1 घंटा साइकिल का किराया, तो यानी वो कि हम जो मौजूद हैं आप निकल जाएं। मैंने वो मुल्क भी फतू होते हैं, वो लाजमी वीलॉग आपने देख लेना है। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा छान फटक के आपके सामने चीज़ें रखता हूँ, काफ़ी मेहनत करके चीज़ें रखता हूँ, तो लिहाजा देख लिया करें। मुल्क भी फतू होते हैं, इससे पहले वाला या उससे पहले वाला वीलॉग है, तो हम फतू हैं, और हम फतू हैं USA के। तो अब वो बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई, बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया है कि हम अफगानिस्तान में भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जेड़ा है ना जी, कोई चाह पानी, कोई माल, कोई, क्योंकि आजकल जो है ना हर तरफ मंदा है, यानी वो चीन ने घास नहीं डाली, सऊदी ने घास नहीं डाली, UAE ने घास नहीं डाली, कमर्शियल बैंकों से, फिर कमर्शियल बैंक अपने हैं वो जो देते हैं वो नोटों में देते हैं, नोटा च मजा नहीं आना। यानी आप नोट की क्या अहमियत है, आप रोज़ाना जो है ना 500 1000 का नोट तोड़वाएं तो फिर शाम को कितना आपकी जेब में बचता है। तो इनका हर तरफ से हलवा मांडा बंद है। इनकी जो भाड़ है ना, भाड़ पत्नी समझते होंगे आपके नहीं, इनकी जो भाड़ है वो बंद है। इनका जो है ना आप कहें कि हड्डियां इन कुत्तों की, इन खंजीरों की, इन लानतियों की, इन खबीसों की वो बंद है। यानी ये इधर से लेते हैं तो ये अपनी करेंसी में कैद आदम वाले नोट मिलते हैं, तो वो मदद नहीं करने। इनको चाहिए डॉलर्स, इनको चाहिए पौंड्स, जो पड़े पड़े जो है ना बढ़ते जाएं। तो इन्होंने आखा भाई चलो, ये वो फेसबुक पे आया हुआ था कि ऑपरेशन के नाम पे पैसे कमाने वालों में आज भी लेडी डॉक्टर जो है ना वो दूसरे नंबर पे हैं, क्योंकि अल्लाह खुश रखे लेडी डॉक्टरों को। वो भी हालांकि ये जब से ऑपरेशन नहीं थे ना, तो सदियां बच्चे बड़े जो है ना वो तरीके से और कुदरती तरीके से पैदा होते रहे, लेकिन जब ये लड़कियां डॉक्टर बन गई और ये कहती हैं कि नहीं अब ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि तो आपको पता है ऑपरेशन मोटा माल होना है, कोई लाख रुपया ले रहा है, कोई 1.5 लाख ले रहा है। और सबसे ज़्यादा यूरोप अमेरिका में इस बात की मुखालफत की जाती है कि बच्चा नेचुरल तरीके से पैदा हो, लेकिन यहाँ पे आपको पता है दौड़ लगी हुई है, पैसा पैसा पैसा, और फिर हर तरफ दौड़ है। तो ऑपरेशन पे पैसे मिलते हैं, बहरहाल ऑपरेशन जो भी हो ना उसे माल मताब मिलना है। तो उन्होंने कह दिया है कि कड्डो, यानी हम तैयार हैं, बिल्कुल काफ़ी अरसा गुजर गया है और हम तैयार हैं। फिर उसके बाद ये कोई फंड मिलेगा, कोई दहशत गर्दी के खिलाफ फंड मिलेगा, कोई पत्नी क्या मिलेगा, फिर वो बरामद होगा दुबई से, तो वो बरामद होगा इंग्लैंड से। बहरहाल ये बेचा जा रहा है इन 25 करोड़ अवाम को, कभी तालीम के नाम पे, कभी गुर्बत के नाम पे। वो मिशेल ओबामा ने ये टिकटाकर वज़ीर आला को पता नहीं कितने करोड़ दिए थे तालीम के लिए, वो किधर गए कोई पता नहीं है। बहरहाल ये जो है वो उनको कह दिया गया बाज़ाब्ता तौर पे कि छोटे हथियार आप समझ गए होंगे, छोटे हथियार जो है ना वो हमें दिए जाएं इस जंग के खिलाफ। लेकिन ये है कि हथियारों पे जो ऑनरेबल जॉर्ज वाशिंगटन है उनकी तस्वीर लाजमी हो,
क्योंकि वो तस्वीर होती है ना तो फिर दहशतगर्द डरते बड़ा हैं उस तस्वीर से, तो वो बाज़ाब्ता तौर पे अब मांग लिए गए हैं। इसी का हमें पता था, सारे लोग इसी का कह रहे थे, लेकिन हस्ब मामूल बड़ी जमातों ने इसकी मुखालफत की है। सेंटर मुश्ताक अहमद हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा जी कि हर कीमत पर मुखालफत की जाएगी। मौलाना फजल रहमान और फिर PTI इन्होंने मुखालफत की है, और जब इन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान में भी दहशत गर्दों का पीछे किया जाएगा तो फिर मज़ीद काम ख़राब हो गया। आगे वो अफ़गान ही है, वो वहाँ पे नेटो ने भी हमला किया था, आप जानते हैं, अमेरिका ने भी हमला किया था, रशिया ने भी किया था। तो ये बहरहाल ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। दोनों तरफ जो है ना वो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन आपको पता है फिर ये क्या, और इनकी कारकर्दगी, ये इतनी शानदार करदगी है इनकी, इतनी शानदार कारकर्दगी है कि ये किस तरह कब्जा करते हैं। ये मैं वीलॉग खुद भी वो दरमियाना से रख रहा हूँ, आप लोग संडे को एंजॉय करें, क्योंकि ये इंशाल्लाह आप लोग संडे को वीलॉग देखें, मैं रात को बना रहा हूँ। तो आपको कुछ इक़्तिबास सुनाता हूँ। इक़्तिबास ये हैं कि हमारे महबूब साबका सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर का इंतहाई दिलचस्प हिस्सा 12 अक्टूबर 1999 के इनकलाब से मुतल्लिक है। सदर ने नवाज शरीफ की जसारत को कू लिखा है, यानी पहले नवाज शरीफ ने कू किया, जबकि अपनी फौजी कार्रवाई को काउंटर कू का नाम दिया है कि हमने उसका जवाब दिया, अमल और रद्द अमल। बहरहाल ये हिस्सा सफ़ा नंबर 1 से शुरू होकर सफ़ा नंबर 140 तक जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगा। जनाब अब्बास अत्तर समेत हमारे तजिया निगारों और टेलीविज़न चैनलों ने इस हिस्से को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, जबकि फ़ौज की ताकत, सोच और हैबत को समझने के लिए ये हिस्सा इंतहाई अहम है। इस हिस्से में हमारी सियासत का मुस्तकबिल और कौम के आने वाले दिन भी दिखाई देते हैं। अब आपने सुनना है कि ये कितनी ताकतवर फौज है, कितनी तेज फौज है, कितनी लीथल फौज है, कितनी अमीर तैमूर वाला लश्कर है, ये देखना है। सदर मोहतरम ने किताब के इस हिस्से में 12 अक्टूबर को एक खुदकार वाक़या करार दे दिया, ऑटोमेटिक हो गया। उनका फरमाना है फौज ने इक़्तिदार में आने के लिए किसी किस्म की मनसूबा बंदी नहीं की थी। ठीक है जी, नवाज शरीफ ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जिनके नतीजे में फौज ईवान इक़्तिदार में दाखिल हो गई। यानी फौज तो आपको पता है, फौज को कहते रहे कि इक़्तिदार पे 58 में लोग धक्के देते रहे। अयूब खान कहते थे नहीं 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 मैं तो कब्जा नहीं करना, फिर उसके बाद याया को लोग धक्के देते रहे कि कब याया करना, नहीं 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 मैं तो ना करना, वो अल्लड़ मुटियार, और फिर लोग जा को धक्के देते रहे कब्जा करने के लिए, जाकर नहीं 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 मैं तो ना करना, जमहूरियत पसंद आ। फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को लोग धक्के देते रहे, नहीं 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 मैं तो जमहूरियत पसंद आ। तो उसने कहा जी ईवान इक़्तिदार में फौज बड़े भारी दिल के साथ और बड़े जो है ना वो जमहूरी रवैये के साथ दाखिल हो गई, वरना फौज का प्रोग्राम नहीं था। सदर ने फरमाया 12 अक्टूबर का इनकलाब शाम 5 बजे शुरू हुआ। अब सुनने, पाकिस्तान टेलीविजन से उनकी बेदखली की खबर नशर हुई, डिसमिस कर दिया गया, जिसके बाद फौज हरकत में आ गई और सिर्फ 3.5 घंटे में फौज ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। इस्लामाबाद पर आपने शायद लाल किला समझा हो, श्रीनगर समझा हो, कोलकाता समझो, ना 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 इस्लामाबाद पर यार, इस्लामाबाद पर। एक तो आप सुनते नहीं हैं, फिर आप गिला करते हैं। इस्लामाबाद पर 3.5 घंटों में कब्जा कर लिया अमीर तैमूर के लश्कर ने जी। सदर ने फरमाया 5 बजे शाम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज खान और कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद आर्मी क्लब चिकलाला में टेनिस खेल रहे थे, जबकि 111 ब्रिगेड के 2 कमांडेंट अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद अली और लेफ्टिनेंट कर्नल जावेद सुल्तान उसी क्लब में स्कॉश खेलने में मसरूफ थे। कितनी फिक्र है कौम की। जो ही उन लोगों ने मेरी बेदखली की खबर सुनी, उन्होंने खेल बंद किया और GHQ की तरफ दौड़ पड़े। DG मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल शाहिद अजीज घर पर आराम कर रहे थे, वो भी खबर सुनकर GHQ पहुंच गए। GHQ आकर मेजर जनरल शाहिद अजीज ने
111 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर सलाउद्दीन सत्ती को ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। कर्नल शाहिद अली और कर्नल जावेद सुल्तान को वजीर आजम हाउस, ईवान सदर, टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये कब्जे हो रहे हैं। कर्नल शाहिद अली ने चंद जवान लिए और वो इस्लामाबाद रवाना हो गए, जिसके बाद जनरल शाहिद अजीज ने लाहौर, कराची और पेशावर के कोर कमांडरों को अहकामात जारी करना शुरू कर दिए। कब्जा करो, दुश्मन ने मुल्क थे, जितना इलाका फतह कर सकने हो करो। लाहौर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल उस वक्त गुजरांवाला में थे। उनकी गैर मौजूदगी में मेजर जनरल तारिक मजीद सीनियर अफसर थे। जनरल शाहिद अजीज ने जनरल तारिक मजीद को गवर्नर हाउस पंजाब, नवाज शरीफ फैमिली की रहायश गाहें, रायविंड का फार्म हाउस, एयरपोर्ट, टेलीविजन, रेडियो स्टेशन और शहर में दाखिल होने और बाहर जाने के तमाम रास्तों पर कब्जे का हुक्म दे दिया। तारिक बिन ज़ियाद उंदलस में दाखिल हो गया। इसी किस्म के अहकामात कराची के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी और कोर कमांडर पेशावर को भी जारी कर दिए गए। करो कब्जा वेना ने। सदर मोहतरम ने सफ़ा नंबर 123 पर तहरीर किया। जब कर्नल शाहिद रावलपिंडी से निकलने लगे तो उन्होंने वजीर आजम हाउस की गार्ड्स के इंचार्ज को फ़ोन किया। ये एक सर्विंग मेजर था। मेजर उस वक्त वजीर आजम हाउस के मैदान में जॉगिंग कर रहा था। मेजर को उसकी बीवी के जरिए टेलीफोन पर बुलाया गया। कर्नल शाहिद अली ने उसे वजीर आजम हाउस को फौरन सील करने का हुक्म दे दिया। इसी तरह कर्नल जावेद सुल्तान ने भी ईवान सदर के सिक्योरिटी इंचार्ज मेजर को फोन किया और उसे हुक्म दिया ईवान सदर को फौरन बंद कर दो और उसके बाद टेलीविजन स्टेशन को कब्जे में ले लो। दोनों मेजर आगे बढ़े और उन्होंने वजीर आजम हाउस, ईवान सदर और पाकिस्तान टेलीविजन स्टेशन पर कब्जा कर लिया। मोहतरम सदर ने लाहौर के बारे में लिखा, 5:45 पर पाक फौज के 4 दस्ते निकले और लाहौर शहर में फैल गए और चौथा वजीर आजम के रायविंड फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गया। गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फकार अली खान खोसा 200 लोगों के मजमे से खिताब करने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक 2 फौजी जवान उनके दफ्तर में दाखिल हो गए। गवर्नर के प्राइवेट गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें एक तरफ धकेलते हुए अंदर आ गए। इन 2 जवानों के बाद उनका कमांडर दाखिल हुआ और उसने गवर्नर को अपने साथ ब्रिगेड हेडक्वार्टर चलने का हुक्म दे दिया। तीसरा वाकया इन दोनों से कहीं दिलचस्प था। मोहतरम सदर ने तहरीर किया, कर्नल शाहिद अली अपने 2-3 जवानों के साथ वजीर आजम हाउस के बड़े पोरच में दाखिल हुए। पोरच में जनरल ज़ियाउद्दीन की, जिनको नवाज शरीफ ने चीफ बनाया था, ज़ियाउद्दीन भट्ट, जनरल ज़ियाउद्दीन की स्याह गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी पर फुल 4 स्टार जर्नैल के लगे हुए थे क्योंकि ऐलान हो चुका था। जनरल ज़ियाउद्दीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की यूनिफॉर्म में गाड़ी के पास खड़े थे। उनके साथ नए मुकर्रर शुदा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अकरम और वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद खड़े थे। ये दोनों अफसर भी यूनिफॉर्म में थे। उनके साथ वजीर आजम की सिक्योरिटी के डीजी, एक रिटायर्ड मेजर जनरल और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी खड़े थे और उनके साथ वजीर आजम हाउस के सिक्योरिटी गार्ड्स और एलीट फोर्स के जवान थे। कर्नल शाहिद अली ने अपने 2-3 जवान पोरच में तैनात किए और इन तमाम अफसरों को हथियार फेंकने का हुक्म दिया। एक लेफ्टिनेंट जनरल जो अब जनरल बन गया था ज़ियाउद्दीन भट्ट, एक मेजर जनरल, बल्कि वो भी लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर ने उनको कहा कि हथियार फेंक दें। सदर की किताब में इसके बाद अफसरों के तवील मुकालमात शुरू हो जाते हैं। जनरल ज़ियाउद्दीन GHQ जाना चाहते थे, जो चीफ बन चुके थे, जबकि कर्नल शाहिद अली उनका रास्ता रोके खड़े थे। कर्नल शाहिद को जनरल ज़ियाउद्दीन, जनरल अकरम और ब्रिगेडियर जावेद ने कभी धमकाने और कभी लालच देने की कोशिश की, लेकिन वो साबित कदम रहे, यहां तक कि जनरल ज़ियाउद्दीन और उनके साथ ही हथियार फेंक कर अंदर चले गए। यूं कर्नल शाहिद अली अपने चंद जवानों की मदद से वजीर आजम हाउस पर कब्जा करने में कामयाब हो गए।
میں نے جب یہ تینوں واقعات پڑھے تو مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی اللہ کے کرم سے ہماری فوج اتنی طاقتور ہے کہ ایک جاگنگ کرتا ہوا میجر 10 منٹ میں ہیوی مینڈیٹ وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیتا ہے اور ایک میجر چند نوجوانوں کی مدد سے ایوان صدر پر قبضہ کر لیتا ہے، جبکہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے سیاسی گورنر کو گرفتار کرنے کے لیے صرف 2 فوجی جوان کافی ہیں۔ اسی طرح ایک کرنل 2-3 جوانوں کی مدد سے نہ صرف وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزراء، سینیٹروں اور MNA کو فارغ کر سکتا ہے، بلکہ وہ جنرل اور بریگیڈیئر لیول کے افسروں کو بے دست و پا کر سکتا ہے، جبکہ ایک جونیئر افسر 15 منٹ میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر قبضہ کر سکتا ہے۔ مجھے صدر صاحب کی کتاب پڑھنے کے بعد محسوس ہوا ملک میں کاؤنٹر کو کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی فورس یا پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر چند سینئر افسر ٹینس اور سکواش کھیلتے ہوئے فیصلہ کر لیں تو وہ صرف 15 منٹ میں ملک کو تمام سیاسی خطرات سے آزاد کر سکتے ہیں۔ مجھے صدر صاحب کی کتاب پڑھ کر معلوم ہوا ہماری فوج میں جونیئر افسر جرنیلوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور بااختیار ہیں۔ مبارکاں اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا، کوئی حالانکہ سری نگر ہی ساتھ ہے، کوئی مسئلہ کو نہیں کہ وہ جڑا ہے نا جی۔ اور یہ جس طرح فوج نے کیا ہے، اگر یہ دہشت گردوں پہ آئیں تو، اگر کرپشن پہ آئیں تو نہیں، کیوں وجہ یہ سارا حال یہ تو سن رہے کدھا ہے۔ اللہ پاک تو آپ کو ثانیہ عطا فرماوے، ثانیہ ونڈونی توفیق عطا فرماوے، اللہ پاک تمہاری رودیوں کو وسیع کرے، اللہ پاک تمہارے دسترخانہ کو لمبا چوڑا کرے، تو میرے کو برداشت کرو نا، بہت بہت شکریہ۔